गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और एक धमाके से उसके दरवाजे खुलकर बंद हुए। मेरा खून और हलक बैक वक्त खुश्क हो गया। गाड़ी की हेडलाइट सीधी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और लाइट्स की रोशनी में 3-4 पुलिसिये मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अब भागना फजूल था क्योंकि उनके हाथों में पकड़ी बंदूकें मेरी तरफ हो चुकी थी। इतने में गाड़ी का अगला दरवाजा खुला और जो शख्सियत बरामद हुई उसे देखकर मेरी रही सही जान भी निकल गई। ये वही थानेदार था जिसने मुझे छत से उल्टा लटकाने का हुक्म सादिर फरमाया था। मुझे देखकर उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। उसने करीब आकर मेरा जायजा लिया। पूरी तसल्ली होने के बाद उसने खुलकर एक कहकहा लगाया और हाथ में पकड़ा डंडा मेरी बगल में चुभोया। ओए, तू रात को इधर क्या कर रहा है? मुझे तसल्ली हो गई कि फहमी ने अभी तक इसे कोई इत्तला नहीं दी। मैंने बहाना बनाया, वो मैं खाना हजम कर रहा था। थानेदार ने एक और गलीज कहकहा लगाया, अबे तेरा घर यहाँ से 6 मील दूर है और तू यहाँ खाना हजम कर रहा है। सही सही बोल, क्या कर रहा था यहाँ, वरना गर्दन उतार दूंगा। मैं कांप गया। नहीं जी, ये जुल्म मत कीजिएगा। मैं बगैर गर्दन के घर गया तो अब्बा मुझे गोली मार देंगे। ओए बकवास बंद कर, जल्दी बता तू इधर क्या कर रहा था? एक अक्लमंद सिपाही ने इंकशाफ किया, सर जी मुझे तो लगता है कि ये किसी बंदे को मारने की प्लानिंग कर रहा था। मैं मजीद कांप गया। ये गलत है जी, मैंने तो आज तक खुलकर झूठ नहीं मारा। मैं बंदा कैसे मार सकता हूँ? इस बात का फैसला हम थाने जाकर करेंगे। थानेदार ने मूंछों को ताव देते हुए कहा और सिपाहियों को इशारा किया। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, खुदा के वास्ते दिए, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और गाड़ी में डालकर मुझे थाने ले आया। मैं डर रहा था कि अगर फहमी ने उसे फोन कर दिया तो वो पर्चा काटने में 1 मिनट की भी ताखीर नहीं करेगा। ताहम अब की बार उसने एक मेहरबानी की कि मुझे मारा नहीं। हवालात कैदियों से भरी हुई थी। पता चला कि ये सब हुकूमत मुखालिफ जमात के कारकुन हैं और सड़क पर जुलूस में नारे लगाते हुए धर लिए गए हैं। इनके लीडर तो गाड़ियों में बैठकर घरों को रवाना हो गए थे और ये हवालात में बैठे उनकी माँ बहन एक कर रहे थे। अगले चंद घंटों में सुबह होने पर सब वर्कर अपने लीडरों की तरफ से भिजवाई गई लाहौरी बिरयानी खा रहे थे। एक कैदी के कहने पर मैंने खाने के 2-3 नवाले लिए और एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे अपने आप पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैं डरपोक से बुज़दिल कैसे बन गया हूँ। एक बात का तो मुझे पूरा यकीन था कि फहमी जब तक मुझसे तलाक नहीं ले लेती वो इस बात की तशहीर से मुकम्मल गुरेज करेगी कि वो मुझसे निकाह पढ़वा चुकी है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मुझे सबसे ज्यादा खतरा शराफत की तरफ से था। वो निकाह का चश्मदीद गवाह था और किसी भी मौके पर मुझे या फहमी को ब्लैकमेल कर सकता था। तुम्हारा ताल्लुक कौन सी पार्टी से है जी? मेरे करीब बैठे हुए एक सियासी कैदी ने सवाल किया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके सवाल करने का अंदाज बता रहा था कि वो मुल्क कौम की भलाई से ज्यादा अपनी भलाई के लिए सियासी पार्टी का कारकुन बना हुआ है। मैंने इत्मीनान से कहा, मेरा ताल्लुक टी पार्टी से है। अच्छा जी, ये कोई नई पार्टी आई है? किसने बनाई है और फी जुलूस कितना देती है? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। पार्टी तो ये बहुत पुरानी है लेकिन पैसे नहीं देती, सिर्फ चाय पिलाती है। ओ, उसने होंठ सुखेड़े। भूखी नंगी पार्टियां ऐसे ही करती हैं। अच्छा ये बताओ, जेल जाने का क्या रेट है? क्या मतलब? मैंने दीदे फैलाए। ओ यार, मेरा मतलब है कि तुम्हारी पार्टी का वर्कर अगर जेल जाए तो उसे कितने पैसे मिलते हैं? 2-3 हजार तो मिलते ही होंगे ना? उसने खालिस्तान कारोबारी अंदाज इख्तियार किया। मैंने आह भरी। नहीं मेरे भाई, हमारी पार्टी पैसे देने के बजाय उल्टा जेल जाने वाले वर्कर से पैसे लेती है। हैं? हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक सारे हवालाती उछल उछल कर नारे लगाने लगे। मैंने सलाखों से बाहर झांका। उनके लीडरान प्रेस फोटोग्राफरों के साथ हवालात की तरफ आ रहे थे। साथ में थानेदार भी था। लीडरों के चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी और उनके कलफ लगे बेदाग कपड़े और फिरौनियत से भरपूर चाल साबित कर रही थी कि यकीनन वो एक न एक दिन इस मुल्क की बागडोर जरूर संभालेंगे। कैदियों के नारों में मजीद शिद्दत आ गई। मेरे करीब बैठा कैदी भी उछल उछल कर नारे लगा रहा था। हर एक की कोशिश थी कि वो आगे बढ़कर वफादारी के सबूत में अपना आप सलाखों के पीछे दिखाए। मलिक साहब जिंदाबाद, हाजी साहब जिंदाबाद, टवाना साहब जिंदाबाद, शेर पंजाब जिंदाबाद, सिंध का चीता जिंदाबाद, लाहौर का सांप जिंदाबाद, कराची का भेड़िया जिंदाबाद। हवालात नारों से गूंज रही थी और लीडरों के चेहरे मजीद टिमटिमाए जा रहे थे। मैं हैरानी के आलम में हवालात की दीवार से टेक लगाए ये सारा मंजर देख रहा था।
सलाखों के सामने की जगह हवालातियों ने घेर रखी थी, इसलिए मुझे नजर आना बंद हो गया कि सामने क्या मंजर पेश हो रहा है। ताहम कभी कभार कोई हवालाती जोश जज्बात में जोरदार नारा लगाता तो उछलने के दौरान उसकी टांगों के खला में से मुझे किसी न किसी लीडर की अकड़ी हुई गर्दन नजर आ जाती। थोड़ी देर तक ये नारेबाजी जारी रही, फिर धीरे धीरे थमती चली गई और सब खामोश हो गए। ताहम उनकी गर्दनें अभी तक सलाखों से जुड़ी हुई थी। इनको कब रिहा कर रहे हो थानेदार? एक आवाज आई। थानेदार ने कहकहा लगाकर कहा, हाजी साहब, आम सियासी वर्करों की कैद की मुद्दत इतनी ही होती है जितनी आप लोगों की अय्याशी। अब आप आ गए हैं तो इनको भी छोड़ देते हैं। आप जरा इशारा करें कि आपके वर्कर कौन कौन से हैं। गालिबन हाजी साहब ने इशारा कर दिया था, इसलिए फौरन हवालात का दरवाजा खुल गया और 3-4 वर्कर उर्फ हवालाती बाहर तशरीफ ले गए। उनके जाते ही दीगर हवालातियों ने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि अब कुछ सांस लेने की जगह पैदा हो चुकी थी। बाकी लीडरान ने भी अपने अपने बंदों की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया और हवालात कौमी खजाने की तरह तेज से खाली होती जा रही थी। मुझे शदीद ख्वाहिश हुई कि काश मैं भी कोई सियासी वर्कर होता, कम से कम रिहाई तो नसीब हो जाती। इसी असना में टवाना साहब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। मेरे साथ बैठे हुए कैदी ने भी टवाना साहब के हक में नारेबाजी शुरू कर दी और मुझे पता चल गया कि अब इसका लीडर सामने आ गया है। मुझे खामोश देखकर उसने आहिस्ता से पूछा, रिहाई चाहते हो? मैं सटपटा गया। अबे बोल, बाहर जाना है कि नहीं? उसने बाहर जाना है ऐसे कहा जैसे मुझे लंदन की ऑफर कर रहा हो। मैंने बेबसी से फौरन कहा, हाँ भाई, लेकिन वेकिन को छोड़ और मेरे साथ टवाना साहब के हक में नारे लगाने शुरू कर दे। उसने मुझे कोहनी मारी, लेकिन अबे क्या बालों के साथ साथ अकल भी मुंडवा बैठा है? चल नारे शुरू कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन मैं फिर झिझका। लाख लानत है भाई, तीसरी दफा फिर लेकिन कह दिया। अबे अब अगर तूने लेकिन कहा तो सारी जिंदगी यहीं बैठा रहेगा और थानेदार की बगलें साफ किया करेगा। टवाना साहब जिंदाबाद, मैंने तड़प कर आवाज लगाई। हाँ ये हुई ना बात, बोल बोल और चीख के बोल, जितना जोर से चीखेगा उतनी जल्दी बाहर आएगा। बोल शाबाश बोल, टवाना साहब जिंदाबाद, टवाना साहब जिंदाबाद, टवाना साहब जिंदाबाद। मुझे यूं लगा जैसे मेरे गले में लाउड स्पीकर फिट हो गया है। मेरी आवाज इतनी बुलंद थी कि बाकी हवालातियों की आवाज उसमें दब कर रह गई। टवाना साहब का मोहब्बत पास चेहरा मेरी तरफ हुआ। उनकी मूछें और थानेदार का जिस्म बिल्कुल एक जैसे कांप रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मूछें फखर से कांप रही थीं और जिस्म गुस्से से। थानेदार चील की तरह सलाखों के करीब आया और पूरी कुव्वत से चीखा, ओए गंजे, तू चुप कर वरना यही कब्र बनवा दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपने नारेबाजी जारी रखी। टवाना साहब फरते मुसर्रत से मगलूब होकर मेरा जायजा ले रहे थे। मेरे साथ वाला गुर्राया, अबे जरा वॉल्यूम आहिस्ता रख, क्यों हमारी दिहाड़ियां मरवाएगा। मैं नारे लगा ही रहा था कि थानेदार भपक गया। उसने पास खड़े सिपाही से चाबी छीनी और हवालात का दरवाजा खोलकर सांड की तरह मेरी तरफ लपका। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ मुझे छूता, थाने में टवाना साहब की गरजदार आवाज गूंजी, थानेदार रुक जाओ। थानेदार इतनी तेजी से साकित हुआ जैसे अचानक उसे किसी ने स्टॉप कह दिया हो। टवाना साहब की आवाज सुनते ही वो रुका और वापस मुड़ते हुए बोला, टवाना साहब ये बड़ी जलील शय है। टवाना साहब के चेहरे पर गैबो गजब के आसार उभर आए। थानेदार तुम हमारे वर्कर की तौहीन कर रहे हो। ओ जनाब टवाना साहब, ये कमीना वर्कर नहीं है, ये खोते का बच्चा पूरा मरासी है, मरासी। मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं उससे पूछूं कि मैंने तुम्हारी ढोलकी बजा दी है जो तुम मुझे मरासी कह रहे हो, लेकिन वक्त का तकाजा था कि खामोश रहा जाए और तेल की धार और वक्त की रफ्तार देखी जाए। थानेदार के जुमले ने टवाना साहब को मजीद जोश दिला दिया, लेकिन उन्होंने मसलिहत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और कदरे धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, थानेदार मैंने कह दिया ना कि ये हमारा वर्कर है, इसे भी हमारे दूसरे वर्करों के साथ रिहा करो और हाँ, तुम्हारी मिठाई तुम्हें कल मिल जाएगी। टवाना साहब ने लफ्ज मिठाई पर जोर देते हुए कहा। लेकिन टवाना साहब, थानेदार थोड़ा नर्म हुआ। बस थानेदार, इनको रिहा कर दो, अभी हमें अगले जलसे की तैयारी भी करनी है। थानेदार ने घूर कर मेरी तरफ देखा। मैं दूसरी दफा उसके हाथ से निकल रहा था। मुझे पता था कि इस वक्त वो दिल में पेचो ताप खा रहा होगा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि वो मुझे छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। नतीजा यह निकला कि 5 मिनट बाद मैं और 4 दीगर वर्कर टवाना साहब की पजारों में बैठे हुए थे और टवाना साहब कंधा थपथपाए हुए मुझे शाबाश दे रहे थे। उन्होंने अपनी जेबे खास से मुझे 1000 रुपए इनाम भी दिया। फिर पूछने लगे, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा,
नए आए हो? जी हाँ, मैंने थूक निकला। इसे मैं लाया हूँ टवाना साहब। मेरे मोहसिन ने फौरन हाँक लगाई। टवाना साहब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर 100 रुपए निकालकर उसके हाथ पर रखा और कहकहा लगाकर बोले, जानी, तू हमेशा लोगों को मुसलमान करने में आगे आगे होता है, ले रख ले, ये दिहाड़ी नहीं तेरा इनाम है। जानी को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि टवाना साहब मेरे मुकाबले में उसे कम पैसों से नवाजेंगे। ताहम उसने 100 का नोट लेकर सलाम किया और सर झुकाकर बोला, टवाना साहब, हम तो आपके खादम हैं, बस आपकी नजरे करम होती रहे तो बिगड़े मामलात भी संवरते रहें और नए मुसलमान भी पैदा होते रहें। टवाना साहब ने एक भरपूर कहकहा लगाया। मैंने गौर से देखा, कहकहा लगाते हुए वो बिल्कुल बेवा गैंडे की तरह लग रहा था। कुछ देर बाद जब पजारो सिग्नल पर रुकी हुई थी, मैंने यूं ही गर्दन घुमाकर पीछे देखा और मेरी जैसे सचमुच जान निकल गई। पिछली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी फहमी मुझे ही घूर रही थी। वो कमबख्त जाने कब से हमारा पीछा कर रही थी। मेरी सांसें रुकने लगी और टिंड एसी के बावजूद पसीने में नहा गई। गाड़ी चली तो वो भी हमारे पीछे पीछे थी, लेकिन अगले चौक पर जाने क्यों हमारे पीछे आने के बजाय वो सीधी निकल गई। मुझे शदीद हैरानी हुई कि उसने मुझे छोड़ कैसे दिया। चंद लम्हे बाद जब मेरी जान में जान आई तो कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ। तब एहसास हुआ कि टवाना साहब के बेजारों के शीशे गहरे रंग के थे, जिनसे बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से गाड़ी के अंदर देखना नामुमकिन था। फहमी यकीनन मेरी ही तलाश में सरे गिरता थी, लेकिन मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक ना देखा। और इधर मैं अपनी नई पनाहगाह की तरफ जा रहा था। पजारो शहर के मुख्तलिफ अतराफ से होती हुई एक पोश इलाके के महलनुमा घर में दाखिल हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अब तक कितनी फजूल जिंदगी गुजारता रहा हूँ। टवाना साहब तो गाड़ी से नीचे उतरते ही घर के अंदर चले गए। अलबत्ता हम पांचों वर्कर साइड पर बने बड़े से ड्राइंग रूम नुमा कमरे में आकर बैठ गए। ड्राइंग रूम में जा बजा टवाना साहब की तस्वीर लगी हुई थी और हर तस्वीर के नीचे उन्हें शेर, चीता, उकाब, घोड़ा और पता नहीं कौन कौन से खताबात दिए गए थे। मैं सोचने लगा कि क्या टवाना साहब में इंसानों वाली कोई बात नहीं। हमें ड्राइंग रूम में बैठे थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मुलाजिम खाना ले आया। जानी ने मेरी टिंड पर तबला बजाते हुए कहा, क्यों गुरु, कैसा है? ठीक है, बस मिर्चें जरा तेज हैं, मैंने लुकमा हजम करते हुए कहा। अबे मैं खाने की नहीं, इस काम की बात कर रहा हूँ, वो चीखा। ओह सॉरी, काम भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि इलेक्शन के दिनों में तो तुम नारेबाजी लगाकर रोटी रोजी कमा लेते होगे, लेकिन बाद में क्या करते हो? मेरी बात सुनकर जानी ने अपनी मूंछों में खलाल करते हुए इंतहाई मकरूह कहकहा लगाया और अजारबंद की गिरा सख्त करते हुए बोला, असल काम ही इलेक्शन के बाद शुरू होता है। टवाना साहब इलेक्शन जीते या हारे, वो हमें मुसलसल खर्चा पानी देते रहते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि वो 3 दफा MNA बन चुके हैं। तो क्या जलसे में मौजूद हजारों कारकुनों की रोटी रोजी का खर्चा टवाना साहब उठाते हैं? मेरे हलक में लुकमा फंस गया। अबे नहीं बे, टवाना साहब सियासी बंदे हैं, रफाही नहीं। ये जो इतने हजारों लोग टवाना साहब के जलसों में आते हैं, ये सारे थोड़ी वर्कर होते हैं। इन हजारों लोगों को जलसों में लाने वाले हम जैसे चंद वर्कर ही होते हैं, लिहाजा पैसा भी हमें ही मिलता है। अल्लाह टवाना साहब को जिंदगी दे। हमारा तो बिल्कुल बच्चों जैसा ख्याल रखते हैं। बच्चों की तरह? तो क्या वो तुम्हारी नैपी भी बदलते हैं? मैंने आंखें फैलाई। जानी ने कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर बाकी वर्करों की तरफ गर्दन घुमाई। वो सब इर्द गिर्द से बेनियाज खाने में जुटे हुए थे। कसम खुदा की, तेरी जुबान तुझे किसी दिन KKM जरूर दिखाएगी। KKM क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। अबे तुझे KKM का भी नहीं पता? मेरा ख्याल है ये कोई कौमी इदारा है। मैंने अलियाकत जमाई। अबे गंजे, KKM का मतलब होता है कुत्ते की मौत। मैंने कांप कर जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। मेरी हालत देखकर जानी ने अपने नामा अमाल में एक और कहकहे का इजाफा किया और फिर लुत्फ अंदोज होते हुए बोला, अभी तक तूने अपना नाम नहीं बताया और ना ही ये बताया है कि तू किस जुर्म में जेल में बंद था। मैंने आखिरी लुकमा लेते हुए एक ज़ईफ डकार लिया और मुंह पोंछते हुए मुख्तसर लफ्जों में उसे अपनी दास्ताने हयात सुनाई। मेरी कहानी सुनते ही जानी की आंखें यकदम चमक उठी। दूसरे वर्कर खाना खत्म कर चुके थे और सलाम दुआ लेकर जा रहे थे। जानी ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया, फिर मेरे करीब आते हुए बोला, तू बहुत खुशकिस्मत है। क्यों? मेरे मुंह पर अमेरिका लिखा है। अभी नहीं कमाले, तू तो अमेरिका से भी बड़ा चालबाज निकला। अभी मेरी मां सेठ को सब कुछ बताकर उसकी इज्जत के नाम पर लंबी रकम बटोर ले। सुभान अल्लाह, क्या आइडिया है। और अगर फहमी ने सेठ तक पहुंचने से पहले मेरी सांसें बटोर ली तो फिर? जानी ने एक गहरा सांस लिया, जेब से गोल्ड लीफ की डब्बी निकाली, उसमें से एक केटू निकालकर सुलगा लिया,
फिर मेरी तरफ देखा और एक गहरा कश लगाकर मेरे सोफे की पुश से टेक लगाते हुए कुछ सोचने लगा। काफी देर तक वो इसी हालत में रहा, फिर यकदम चौंका और आहिस्ता से बोला, फहमी को ना उठवा ले। मुझे उसके मुंह से फहमी का नाम बहुत बुरा लगा। जानी, तमीज से बात कर, नाम मत ले, वो तेरी भरजाई है। जानी के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए। अच्छा भाई, नाम नहीं लेता। तो क्या ख्याल है, भरजाई को उठवा ले? मैंने गौर किया तो मुझे उसका ये जुमला पहले जुमले से भी 100 गुना ज्यादा बदतमीज लगा। इससे पहले कि मैं उसके जुमले पर कोई रद्द अमल जाहिर करता, अचानक अंदर का दरवाजा खुला और टवाना साहब ड्राइंग रूम में आ गए। मैं बेइख्तियार खड़ा हो गया और टवाना साहब के हुलिये पर नजर पड़ते ही मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने औरतों वाला लिबास पहन रखा था, हाथों में चूड़ियां और कानों में बालियां, होठों पर गहरी लिपस्टिक और मुंह पर मेकअप के दबीज तह थी। अंदर दाखिल होते ही वो सीधे मेरी तरफ आए और आते ही मेरी टिंड पर एक बोसा दिया। मैं किसी बुत की तरह साकित और जामत खड़ा था। जानी भी घबराकर खड़ा हो गया। टवाना साहब ने एक नजर जानी पर डाली, फिर प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोले, सदके जवां, कौन हो तुम ए गबरू जवान? आज सीने ना लग जा ठाक करके। उन्होंने बाहें फैलाई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। टवाना साहब बिल्कुल खुसर फुसर लग रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उधर टवाना साहब मुसलसल मुझे अपनी बाहों में लेने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। मैंने बेचारगी से जानी की तरफ देखा जो मुझे अजीब से इशारे कर रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसका कोई इशारा समझ सकूं, लेकिन हालत कुछ ऐसी हो रही थी कि सब कुछ घाऊ माऊ हो रहा था। टवाना साहब ने लहक लहक कर गाना शुरू कर दिया, अल्लाह करे तेरी किसी नाल अख लड़ जावे, जिन्ना मैनू तू सताया कोई तेनू भी सतावे। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं लगा जैसे मैं गड़ोली की तकरीब का मेहमान खसूसी हूँ या मौत का कुआं देख रहा हूँ। जानी मुझे बराबर इशारे किए जा रहा था, लेकिन मुझे टवाना साहब से फुर्सत मिलती तो मैं किसी और तरफ ध्यान देता। मेरी घबराई हुई शक्ल से गालिबन टवाना साहब को मजीद हिजान नसीब हो रहा था, इसलिए वो मचल मचल कर अपनी दिलकश अदाओं के जरिए मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अपनी इज्जत शदीद खतरे में महसूस हो रही थी। मैं तेजी से छलांग लगाकर जानी के करीब आ गया। मुझे यूं अपने से दूर जाते देखकर टवाना साहब की आंखों में और भी प्यार उमड़ आया। वो ठुमक ठुमक कर चलते हुए मेरे करीब आए, बगौर मेरा जायजा लिया और जानी की तरफ मुंह करके बोले, जानी मरजानिया, कहाँ से लाया है ये हीरा? जवाबन जानी भी औरतों की तरह हाथ नचाकर बोला, एहे, ये किन चक्रों में पड़ गई हो? ये भी हमारी तरह एक औरत है। जानी की बात सुनकर मुझे एक और शौक लगा। मैंने तेजी से खुद पर नजर डाली और मोहतात तरीके से खुद को टटोला और सानियत के मरवजा मायार पर पूरा ना पाकर मेरे तन बदन में आग लग गई। इससे पहले कि मैं जानी को कोई जवाब देता, जानी भी हिजड़ों की तरह मटकते हुए मेरे करीब आया और कुड़क कर बोला, जुलेखा, बोलती क्यों नहीं हो? टवानी साहब मर्द समझ रहे हैं। उफ खुदाया, मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे सरे बाजार किसी ने मुझे एक पांचे वाली पैंट पहना दी हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि जानी के चेहरे पर घूंसा दे मारूं, वही मुझे यहाँ लाने का जिम्मेदार था, लेकिन फिर सोचा कि इस तरह तो मसला मजीद बिगड़ सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा लीडर और इसका वर्कर दोनों पार्ट टाइम जनाने होंगे। बेहुदा शक्ल वाला जानी तो औरतों की तरह बोलते हुए और भी मुझक्का खैर लग रहा था। मेरी समझ से बाहर था कि टवाना साहब के बाद बैठे बिठाए जानी भी कैसे जिन्स बदल गया। मुझे तजब्जुब में देखकर जानी यकदम मेरे करीब हुआ और सरगोशी की, कमाले, टवाना साहब को इस वक्त दौरा पड़ा है और इस वक्त इनसे बचने का एक ही तरीका है कि खुद भी औरत बन जाओ, मेरी तरह। टवाना साहब मेरी तरफ लपके, ए खूबसूरत बगैर बालों वाले टार्जन, क्या तुम मर्द नहीं हो? मैं बेबसी से जानी को देखने लगा। हाँ हाँ बोलो जुलेखा, बता दे कि तू मर्द नहीं है। जानी ने मुझसे जलील तरीन फरमाइश की। नहीं नहीं, मेरा दिलबर औरत नहीं हो सकता, ये तो मेरी जान है। टवाना साहब मूछें फड़काते सीने के जीरो बम को संभालते मेरे मजीद करीब हो गए। मुसीबत के वक्त गधे को बाप बनाने का तो सुना था, लेकिन आज राज खुला के मुसीबत के वक्त कभी कभार जिन्स भी तब्दील करना पड़ जाती है। हाँ जी, मैं औरत हूँ, मेरी मुनमुनाती हुई आवाज निकली और ये सुनते ही टवाना साहब एक झटके से रुक गए। मैंने देखा कि उनकी आंखें यकदम अंगारे बरसाने लगी थी। उन्होंने एक अदा से अपने बाल झटके और हाथ निचाकर बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे मर्द बनकर धोखा देते हुए? आ जाने दो तुम्हारे खावन को, मैं उसे तुम्हारे सारे करतूत बताऊंगी। तुम्हारी जैसी औरतें बड़ी फप्पे कुटियां होती हैं। मैं होंकों की तरह आंखें जमीन में गाड़े खड़ा था। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं लगा कि जैसे वो वाकई मेरे खावन को शिकायत लगा देगा। फिर मैंने जानी की तरफ देखा, बदबख्त इशारों इशारों में मुझे दाद दे रहा था। अभी ये सीन जारी ही था कि अंदर का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक औरत और चंद मुलाजिम भागे भागे अंदर दाखिल हुए।
عورت کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ٹوانا صاحب کی بیوی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے قہر بھری نظر ٹوانا صاحب پر ڈالی اور ملازموں کو اشارہ کیا۔ ملازم تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی ٹوانا صاحب کو قابو کر لیا۔ ٹوانا صاحب اس اچانک افتاد سے سیخ پا ہو گئے اور چلانے لگے، چھوڑ دو مجھے، تم لوگوں کو میری جوانی کا ذرا بھی خیال نہیں، نہ شادی کرتے ہو نہ انجوائے کرنے دیتے ہو، چھوڑ دو مجھے ورنہ میں چھت سے کود کر جان دے دوں گا۔ ہائے اللہ، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ ٹوانا صاحب کی باتیں سن کر اکثر ملازموں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی، لیکن بیگم صاحب کے گھورنے پر وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ ٹوانا صاحب کی بیگم بھی غصے میں بھری ہوئی تھی۔ غضب خدا کا، میری ساری لپسٹک اور میک اپ کا سامان تباہ کر دیا اور میرے نئے کپڑے بھی پہن کر کھلے کر دیے، لے جاؤ ان کو اور اندر جا کر پانی کے ٹب میں غوطے دلاؤ۔ بیگم ٹوانا نے ملازمین کو حکم دیا اور ملازمین ٹوانا صاحب کو میت کی طرح اٹھا کر باہر لے گئے۔ بیگم ٹوانا نے ایک اچٹتی نظر ہم دونوں پر ڈالی جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اور تم؟ اس کی کڑک دار آواز آئی تو میں نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ٹوانی کڑک کر بولی، خبردار، جو دیکھا ہے اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا ورنہ زبانیں کھچوا دوں گی، تم لوگ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جانی دھم سے صوفے پر گر گیا۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم بغیر بات کا پیدل سفر کر کے آئے ہیں۔ جانی کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر سگریٹ سلگا کر آرام سے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ حرام ہے جو اس کی آنکھوں میں شرم کا ذرا بھی نظر آیا ہو۔ وہ اس طرح سے لا تعلق بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود مجھ سے بات کرے گا، لیکن جب کافی دیر تک صرف دھواں ہی میری طرف آتا رہا تو میں نے آہستہ سے کہا، جانی۔ جانی بدستور آنکھیں بند کیے سگریٹ کے کش لیتا جا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں نے دوبارہ اسے بلایا، جانی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ یہ سب کیا تھا؟ کون؟ یہی جو تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوا ہے۔ کیا ہوا تھوڑی دیر پہلے؟ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے آنکھ ماری اور میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر کھرپا دے ماروں، لیکن بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور تھوڑا آگے ہوتے ہوئے کہا، تو بہت بڑا بے غیرت ہے، بے شرم بھی، اور بھی ہوں۔ جانی نے اپنے دو اور اہم عہدے بتائے۔ کیا فائدہ ایسی مردانگی کا جسے تسلیم کرتے ہوئے بھی شرم آئے؟ تف ہے مجھ پر، میں نے خود پر لعنت بھیجی۔ اصل میں تجھے زیادہ غصہ چڑھ گیا ہے، ایسا کر مجھے 6-7 گالیاں نکال لے، پھر خود بخود ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ جانی پوری طرح سے مجھے زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ابے خدا کے واسطے بتا تو صحیح کہ یہ کیا چکر ہے؟ یہ اتنا لمبا چوڑا روبدار ٹوانا یکدم بدکردار عورت میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ میں نے ہاتھ جوڑے۔ جانی تیز سے سیدھا ہوا۔ ابے آہستہ بول بھنگی کی اولاد، ٹوانی نے سن لیا تو تکے کباب بنوا دے گی۔ اوکے اوکے، میں نے خود کو تعلیم یافتہ ثابت کیا۔ جانی پھر صوفے میں گھس گیا۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹوانا صاحب کو یہ بیماری کیسے لگی، اور اگر واقعی انہیں اس بیماری کے دورے پڑتے تھے تو یہ بہت خطرناک بات تھی، کیونکہ ہر وقت تو جانی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کسی روز میں گھر میں اکیلا ہوا اور ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا تو یہ سوچتے ہی میری جان نکل گئی۔ ایسی بات کا تو تصور بھی محال تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیش آ گئی تو مجھے باقی کی زندگی قصہ خوانی بازار کے نکڑ پر بسر کرنی پڑے گی۔ جانی یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور میں چونک اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جانی نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بلند کی اور سگریٹ کا آخری کش لگا کر پیروں تلے مسل دیا۔ میں نے برا سا منہ بنایا اور دوبارہ ٹیک لگا لی۔ جانی واپس آیا تو خاصا مطمئن تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بجائے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ٹوانا صاحب کی کوٹھی سے نکل آیا۔ سڑک پر آتے ہی جانی نے میرا ٹھکانہ پوچھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر میں گھر گیا تو دوبارہ فہمی کے ہتھے چڑھ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر جانی نے اپنے بالوں میں خارش کی، پھر بڑے پر اسرار انداز میں میرے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میرے ساتھ رہ لو۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ مدد ہے یا آفر؟ ابے تیری مدد کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم چمک ابھری۔ میں کانپ گیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری شرط پر، میں کہیں اور رہ لوں گا۔ وہ حیرت سے بولا، شرط سنے بغیر ہی لعنت بھیج دی؟ حیرت ہے؟ میں ٹھٹکا۔ شرط تو واقعی میں نے نہیں سنی تھی، اور سننے میں حرج ہی کیا تھا، میں تو ویسے ہی بات بات پر خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں ٹوانا صاحب کی طرف سے ملنے والے آدھے پیسے مجھے دینے ہوں گے بطور کرایہ، جانی نے کہا اور میری جان میں جان آئی۔ میں نے فوراً سے پہلے حامی بھر لی۔ میری طرف سے مثبت جواب ملتے ہی جانی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور سڑک کی دوسری طرف چل پڑا۔ وہاں سے ہم لوگ ویگن میں بیٹھے اور شہر کے دوسرے سرے پر قائم کچی آبادی میں پہنچ گئے۔
जानी ने रास्ते में कोई बात नहीं की और खामोशी से बैठा रहा। कच्ची आबादी के स्टॉप पर वैगन रुकी तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ कच्ची ही नहीं पक्की आबादी भी है। जानी गालिबन मेरी कैफियत को भांप गया था, इसलिए लाताल्लुक सा होकर बोला, इस आबादी पर लोगों ने 40 साल से कब्जा कर रखा है और अब ये सिर्फ नाम ही की कच्ची आबादी रह गई है, वरना यहाँ सारे मकान पक्के हैं। मैं खामोश रहा। जानी कच्ची आबादी की मुख्तलिफ गलियों में घूमता रहा और फिर तकरीबन एक फरलांग चलने के बाद एक तंग सी गली में मुड़ गया। गली इतनी तंग थी कि एक साथ दो बंदे नहीं चल सकते थे। इस गली में से जनाजा कैसे निकलता होगा? मैंने नया सवाल किया। यहाँ से जनाजा नहीं निकलता, जानी ने इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसको मरना होता है वो गली से बाहर जाके मरता है, और अगर अंदर मर जाए तो फिर उसकी लाश रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ अस्तबल वाली गली में लटका दी जाती है। हा हा हा। उसने अपनी बात मुकम्मल होने पर खुद ही एक कहकहा लगाया और एक नीम पोसीदा मकान के सामने जाकर रुक गया। ये तुम्हारा घर है? मैंने पूछा। नहीं, जानी ने हस्बे आदत आंख मारी। ये मेरी मुंह बोली बीवी का घर है। उसने नया रिश्ता इजाद किया। मुंह बोली बीवी? माशूका को शरीफाना जुबान में यही कहते हैं। उसने मुझे हौसला दिया। तो क्या मैं तुम्हारी माशूका के साथ रहूंगा? मैं डर गया। जानी ने अपना आता हुआ कहकहा कंट्रोल किया और नीम हंसी के अंदाज में बोला, अबे जब मुझे कोई एतराज नहीं तो तू किस लिए घबराता है? मेरा मतलब है उसे तो एतराज होगा ना? अबे नहीं करेगी एतराज, वो MBBS है और बड़े खुले दिमाग की है। MBBS? क्या डॉक्टर है? मेरी आंखें फैल गईं। नहीं तो तुझे किसने कहा? अभी तूने तो कहा कि वो MBBS है। जानी के पेट में बल पड़ गए। हंसते हुए खांसा और खांसते हुए बोला, अबे MBBS का मतलब है मुंह बोली बीवी शरीफा। उसने वाजे किया और मेरे हलक से एक तवील सांस निकल गया। जानी ने आगे बढ़कर बोसीदा से दरवाजे को थोड़ा सा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, लंगा बिगैरता। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। जानी सीना तानकर आगे बढ़ा और टाट का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने बाहर ही खड़ा रहना मुनासिब समझा। जानी अंदर गया और फिर फौरन ही टाट के पर्दे के ऊपर से उसकी खोपड़ी नमूदार हुई। बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जाना। मैंने झिझकते हुए आहिस्ता से कदम उठाए और पर्दा उठाकर दूसरी तरफ दाखिल हो गया। सामने एक काली स्याह औरत बालों में बारीक कंघी फेर रही थी और जुएं निकाल निकाल कर अंगूठे के नाखून पर उन्हें जहन्नुम वासिल कर रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो मेरे सर की तरफ इशारा करके बोली, जानी ये टिफिन कहाँ से लाया है? शरीफा का जुमला सुनते ही हस्बे मामूल मुझे 1 सेकंड में इल्हाम हो गया कि मेरी बेइज्जती कुछ ही लम्हों में स्टार्ट हुआ चाहती है। मैंने बेइख्तियार सर पर हाथ फेरा और बेबस नजरों से जानी की तरफ देखा, जो करीब पड़ी चारपाई पर आलती पालती मारकर बैठ गया था। शरीफा का जुमला सुनते ही वो पहले हंसा, फिर घूर कर बोला, खबरदार, ये मेरा यार है। इसकी शक्ल से तो लगता है कि ये कुमार है। जानी कड़क कर बोला, ये रोज यहाँ आया करेगा। कोई जरूरत नहीं, अब मैंने फ्लैश लगवा लिया है। उल्लू की पट्टी, तेरा क्या ख्याल है कि ये कोई जमादार है? तो और क्या थानेदार है? मैं तुझे तलाक दे दूंगा, पहले शादी तो कर ले। मैं तेरा गला दबा दूंगा और मैं तेरा। शरीफा ने मेरा ख्याल करते हुए मुंह में आते हुए लफ्ज को वापस धकेला और दांत पीस कर बोली, मैं भी तेरा गला दबा दूंगी। याद रख, ये यहाँ मुफ्त नहीं रहेगा। तू नहीं रखना चाहती तो ना रख, मैं इसे सुरैया के पास ले जाता हूँ। जानी ने तड़प कर पत्ता फेंका और कामयाब रहा। सुरैया का नाम सुनते ही शरीफा तड़प कर उठी और खुले बालों के साथ ही जानी पर झपट पड़ी। जानी शायद इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उलटकर चारपाई से नीचे गिरा। शरीफा ने रेसलिंग का शानदार मुजाहिरा करते हुए लॉन्ग जंप लगाया और जानी के ऊपर गिर गई। मैं इत्मीनान से साथ पड़े स्टूल पर बैठ गया और बराह रास्त रेसलिंग देखने लगा। जानी ने अपने तिये शरीफा के हमलों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन शरीफा उस वक्त बदमाशा बनी हुई थी, इसलिए अपने लंबे लंबे नाखून जानी के गोश्त में गाड़ना शुरू कर दिए। साथ ही उसके हल्क से गुर्राहटें भी निकल रही थी। खुले बालों के साथ वो बिल्कुल तलाक याफ्ता चुड़ैल लग रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि इतनी चीखों पुकार के बावजूद मोहल्ले का कोई बंदा इस तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। शायद यहाँ इस किस्म की लड़ाइयाँ रोजाना का मामूल थी। शरीफा के नीचे दबी जानी को देखकर मुझे बेइख्तियार अब्बा का ख्याल आ गया। खुदा गवाह है, जब अम्मा उन पर तशद्दुद करती थी तो वो भी घंटों उसी तरह जमीन पर लेटे दर्द से आहें भरा करते थे। अब्बा की याद आते ही मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। मैंने इधर उधर देखा, सामने एक और टाट का पर्दा लगा हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि यही बाथरूम हो सकता है। जिस तरह अमीर लोगों को किसी और कोठी में दाखिल होते ही पता चल जाता है कि टीवी लॉन्च अगर इस तरफ है तो डाइनिंग रूम किस तरफ होगा, बेडरूम किस तरफ होगा, बिल्कुल इसी तरह हम गरीब लोगों को भी किसी दूसरे गरीब के घर में दाखिल होते ही बुशारत हो जाती है कि बाथरूम किस तरफ होगा, किचन किस हिस्से को बनाया गया होगा
और झाड़ू कहाँ पड़ा होगा। मेरा आइडिया दुरुस्त निकला, वो बाथरूम ही था। मैंने अंदर कदम रखने से पहले उन दोनों की तरफ देखा। वो खासे बोल्ड अंदाज में लड़ रहे थे, जिससे अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ रेसलिंग के नहीं बल्कि फ्री स्टाइल रेसलिंग के भी माहिर हैं। मुझे बाथरूम में बमुश्किल 6.5 मिनट लगे होंगे। मैं जैसे ही बाहर निकला, एक इनकलाब मेरा मुंतजिर था। हैरत से मेरे दीदे फैल गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 6.5 मिनट में सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। कहीं ये ख्वाब तो नहीं। मैंने अपनी टेंट पर एक चुटकी काटी, लेकिन मुझे यकीन करना ही पड़ा कि मैं एक तल्ख हकीकत के बाद एक और तल्ख हकीकत का सामना कर रहा हूँ। जानी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके सर और माथे पर घूमड़ पड़े हुए थे और शरीफा तवे से गरम गरम कपड़ा सेक कर उसके घूमड़ों पर लगा रही थी और साथ साथ रोती भी जाती थी। जानी के मुंह से ऐसी तकलीफदा आवाजें निकल रही थी जिन्हें सुनकर लगता था जैसे किसी शुतुरमुर्ग को जबरदस्ती 7 अप पिलाई जा रही हो। शरीफा के चेहरे पर यकलक सारे जमाने का प्यार उमड़ आया था। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये वही शरीफा है जो थोड़ी देर पहले जानी को नानी याद दिला रही थी। मुझे देखते ही शरीफा ने अपने आंसू पोंछे और नजरें नीचे करते हुए बोली, तुम नाराज तो नहीं? मैंने तुम्हारे साथ कुत्ते जैसे सलूक किया। मैं माफी चाहती हूँ। अब मैं उसे क्या बताता कि इससे पहले मेरी किस किस किस्म की बेइज्जती हो चुकी थी। पिछली बेइज्जतियों के मुकाबले में तो ये अच्छी खासी इज्जत के जमरे में आती थी। मैंने सर हिलाया और स्टूल पर बैठ गया। जानी बदस्तूर कराह रहा था। अब तुम मेरे पास ही रहना, शरीफा ने मुझसे कहा और मैं बौखला गया। मुझे बौखलाता देखकर शरीफा के चेहरे पर यकदम कोई सफेद सफेद सी चीज नजर आई। बाद में पता चला कि ये उसके दांत थे और वो हंस रही थी। तुम तो डर ही गए। यकीन करो मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, उसने अपना तारुफ कराया। ये ठीक कह रही है कमाले, जानी जोर से कराहा। इसके सीने में मेरे लिए हमेशा एक नरम गोशा रहा है। हाँ, और अब एक गोशा तुम्हारे लिए भी हो गया है, शरीफा ने ऐलान किया। पूछ सकता हूँ कि यकदम तुम्हारी काया कैसे पलटी? मैंने खंकारते हुए सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर शरीफा मुंह में दुपट्टा ठूंसकर जोर जोर से हंसने लगी, जबकि जानी की कराहों में मजीद इजाफा हो गया। मेरा ख्याल था कि शरीफा जवाब देगी, लेकिन ये फरीजा जानी ने सर अंजाम दिया और कदरे हिम्मत से बोला, ये हमेशा मुझसे ऐसे ही लड़ती है और सुरैया के जिक्र पर तो खूंखार बिल्ली बन जाती है। ये सुरैया मोहतरमा कौन है? मैंने पूछा। जवाब में दोनों ने मिलकर एक हैबतनाक कहकहा लगाया। जानी बोला, सुरैया कोई भी नहीं है, लेकिन मैं जब भी इसके सामने सुरैया का नाम लेता हूँ ये सब कुछ भूल भाल कर पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ जाती है। ओह, मेरे हलक से तवील सांस खारिज हुई। मुझे काफी हद तक शरीफा की समझ आने लगी थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि क्या मेरे शरीफा के साथ रहने से शरई कबाहतें जन्म नहीं लेंगी? मुझे तो इस कच्ची आबादी के लोगों के रवैयों का भी कोई अंदाजा नहीं था। अगर लोगों को पता चल गया कि उनकी बस्ती में एक गैर औरत और गैर मर्द इकट्ठे रह रहे हैं, तो क्या वो ये आजाद ख्याली बर्दाश्त कर लेंगे? मैंने इन खदशात का इजहार जानी से किया तो उसने मुझे तसल्ली दी कि घबराने की जरूरत नहीं। शरीफा यहाँ की सबसे तेज तरार औरत है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत कोई नहीं करता। इसके बारे में तू फिक्र मत कर, शरीफा ने बालों की गुद बनाते हुए कहा। यहाँ कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक खरी बात मैं जानी के सामने कह देती हूँ कि भैया 300 रुपए महीने के लूंगी तुझे यहाँ रखने के। खाना पहनना तेरा अपना होगा, लेकिन अगर तू मेरे घर से खाएगा तो उसके लिए तुझे 300 रुपए अलहदा देने होंगे। और अगर कपड़े धुलवाने हो तो? लेकिन तुझे धुले हुए कपड़ों की क्या जरूरत? उसने मुंह बनाकर कहा। मैंने जानी की तरफ देखा जो मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। शरीफा ने जानी और जानी ने शरीफा की तरफ देखा, फिर दोनों एक आवाज होकर बोले, क्या? कभी कभार मेरे वालिदैन मुझे मिलने के लिए यहाँ आते रहेंगे, तो उनके लिए खाने और रहने का बंदोबस्त कहाँ से होगा? इस घर में तो 2 कमरे और 2 ही चारपाइयां हैं, शरीफा ने तुनक कर कहा। वो मेरा मसला है, उनके खाने के पैसे मैं अलग से दूंगा, और रही बात उनकी रिहाइश की तो मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। जानी ने शरीफा के कंधे पर हाथ मारा। मान जा मेरी जान, मजबूरी है, अपना यार है, तूने भी साथ छोड़ दिया तो किधर जाएगा बेचारा। शरीफा ने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया और जानी के हाथों में अपना हाथ दे दिया। मैंने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे शरीफा के घर रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। रोजाना सुबह जानी मुझे अपने साथ लेता और हम दोनों वैगन में बैठकर टवाना साहब की कोठी पर आ जाते। सारा दिन उनके ड्राइंग रूम में बैठकर गप्पे हाँकते, ताश खेलते, रोटियां खाते और शाम को वापिस आ जाते। मेरे जहन में अभी तक टवाना साहब की औरत बनने वाला हादसा चिपका हुआ था। मैंने एक दिन जानी से उसकी तफसील पूछी तो पता चला कि टवाना साहब खुशकिस्मती से मर्दाना सिफात से महरूम है, लेकिन दौलत और जागीर इतनी ज्यादा है कि उनकी ये खामी हमेशा छुपी रही। वालिदैन ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। बिल आखिर अमेरिका के एक महंगे तरीन डॉक्टर से राब्ता किया गया,
जिन्होंने मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन किसी हद तक टवाना साहब की मर्दाना हार्मोन्स की कमी को ऑपरेशन के जरिए काफी हद तक कम कर दिया है। इस ऑपरेशन के नतीजे में टवाना साहब में सिर्फ इतनी सी तब्दीली आई है कि उनकी दाढ़ी मूछें आ गई और आवाज भारी हो गई। नीज चाल भी मर्दों जैसी हो गई। चूंकि ऑपरेशन टवाना साहब के लड़कपन में ही करवा लिया गया था, इसलिए उनकी जवानी को एक आम नौजवान की तरह जाहिर किया गया और किसी को भी एहसास न होने दिया गया कि असल में टवाना साहब एक मर्द नहीं है। पैसे जाम में उनकी शादी भी हो गई, लेकिन शायद ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी खामी रह गई, जिसकी वजह से टवाना साहब का ये राज घरेलू मुलाजमिन से छुपा ना रह सका। और वो कमी ये थी कि कभी कभी टवाना साहब को दौरे पड़ने लगे। दौरे के दौरान उनके जनाना हार्मोन्स की तादाद अचानक बढ़ जाती थी और वो बिल्कुल औरत बन जाते थे। वालिदैन ने दोबारा डॉक्टर से रजू किया तो उसने मजबूरी जाहिर की कि वो इससे ज्यादा टवाना साहब के लिए कुछ नहीं कर सकता। मजबूरन अधूरे टवाना साहब की परवरिश शुरू हुई। इसी दौरान दो बातों का इंकशाफ हुआ कि अगर दौरे के दौरान सामने वाला बंदा टवाना साहब के सामने औरत बन जाए तो टवाना साहब उसका पीछा छोड़ देते हैं, और दूसरे ये कि अगर दौरे की कैफियत में टवाना साहब पर पानी फेंक दिया जाए तो वो फौरन इस जनानापन की कैफियत से निकल आते हैं। नौकर चाकरों की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो टवाना साहब पर पानी फेंके। अलबत्ता दूसरा तरीका सबने याद कर लिया था, लिहाजा जब भी टवाना साहब को दौरा पड़ता, सामने आने वाला हर मुलाजिम औरत बन जाता और यूं टवाना साहब की शर से महफूज रह जाता। और अगर कोई औरत ना बने तो फिर? मैंने धड़कते दिल से सवाल किया। जानी ने कानों को हाथ लगाए। ऐसी सूरत में टवाना साहब हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोठी में कई दफा यह सीन पेश आ चुका है। एक दफा कोठी में नया नया माली आया था, उसे टवाना साहब के दौरों के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। तो दोस्तों, आपको आज की एक कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।